Hello everyone, welcome again. Today in this video, I'm going to talk about the useful activities of microbes in human welfare. मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से जो बैक्टीरिया या जो फंगस होती है वो ह्यूमन के वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मतलब किस तरीके से जो माइक्रोब्स हमारे एनवायरनमेंट में हैं वो किस तरीके से ह्यूमन की हेल्प करते हैं। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर माइक्रोब्स को बहुत ज़्यादा यूज़फुल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। लाइक अगर मैं बात करती हूँ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो घर में माइक्रोब्स की हेल्प से बनाए जाते हैं। इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो माइक्रोब्स की हेल्प से कंटिन्यू की जाती हैं। अगर हम बात करते हैं कुछ सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, तो कुछ ऐसे बायो फर्टिलाइज़र्स की तरह भी माइक्रोब्स यूज़ करते हैं। उसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्यूल का जो सोर्स है, लाइक बायोगैस की अगर बात करते हैं, तो वो भी हमें बैक्टीरिया से ही मिलता है। और उसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट में बैक्टीरिया बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये बैक्टीरिया एनारोबिक हो सकते हैं और एरोबिक हो सकते हैं। उसके अलावा माइक्रोब्स में फंगस हो सकती हैं, या ऐसी जो फंगस हैं वो यूनिसेल्युलर हो सकती है, मल्टी सेल्युलर हो सकती हैं। तो ये जो बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये ह्यूमन की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज मैं आपको एक यहाँ पर लिस्ट बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होते हैं इन माइक्रोब्स के, या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं इनके, वो सब यहाँ पर मैं कवर करूँगी इस वीडियो में। तो आप ध्यान से सुनना, जो जो भी माइक्रोब्स के नेम होंगे, उनका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होगा या उनकी जो भी सिग्निफिकेंस होगी, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं। लाइक सबसे पहले अगर हम बात करते हैं माइक्रोब्स की हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, मतलब ऐसे घर में कौन से जो प्रोडक्ट हैं वो माइक्रोब्स से हमें मिल सकते हैं, तो उसमें कुछ लिस्ट हैं बैक्टीरिया की। कुछ लाइक अगर हम बात करें, कुछ फंगस हैं जो हमें हाउस होल्ड प्रोडक्ट देती हैं। लाइक अगर सबसे पहले मैं बात करती हूँ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की, दैट इज़ लैप, जिसको लैप भी बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मिल्क को कन्वर्ट करने का कर्ड में। मतलब जो घर में हम दही बनाते हैं, तो दूध से दही बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या करता है, कर्ड को बनाता है, और कर्ड जो है डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि उससे जो अमाउंट होता है B12 विटामिन का बॉडी के अंदर, वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसके अलावा ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि ये हमारे जो स्टमक होता है, स्टमक के अंदर जो भी डिजीज़ क्रिएट करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, ये उनको भी स्टॉप कर देती है। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से हमें बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट मिला, दैट इज़ कर्ड, जो कि मिल्क से बनती है। उसके अलावा सेकंड माइक्रोब है, दैट इज़ सैक्रोमाइसिस सेरिवेशियाई, जिसको बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं। सैक्रोमाइसिस सेरिवेशियाई जो है, अगर हम इसको इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वो फर्मेंटेशन में हेल्प करना होता है। फर्मेंटेशन से ये क्या बनाता है, ये हमारे ब्रेड, जो घर में ब्रेड बनते हैं, उसको बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करता है। इसको बेकिंग यीस्ट भी बोलते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरिवेशियाई। थर्ड बैक्टीरिया है प्रोपाइनोबैक्टीरियम शारमानी। ये भी इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो फर्मेंटेशन होता है, और ये डिफरेंट टाइप की चीज़ बनाने में हेल्प करता है, विच इज़ नोन एज स्विस चीज़। स्विस चीज़ को बनाने के लिए हमें प्रोपाइनोबैक्टीरियम शारमानी की हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि ये चीज़ एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें लार्ज होल होते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि जो CO2 होती है, बैक्टीरिया जो है वो CO2 को प्रोड्यूस करता है, और जो CO2 ये जब रिलीज़ होती है तो ये बैक साइड में होल होल छोड़ देती है। तो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि स्विस चीज़ बनाने में हेल्प करता है, और स्विस चीज़ में लार्ज होल्स होते हैं जो कि इस बैक्टीरिया से बनते हैं। उसके अलावा एक और माइक्रोब होता है, दैट इज़ नोन एज पेनिसिलियम रॉकीफॉर्टी, और इससे हमें इसके फर्मेंटेशन से भी एक चीज़ मिलती है, विच इज़ फॉर्मेशन ऑफ रॉकीफॉर्टी चीज़। तो रॉकीफॉर्टी चीज़ को बनाने के लिए पेनिसिलियम रॉकीफॉर्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रोब। उसके अलावा ये तो थे हाउस होल्ड प्रोडक्ट की, मैंने आपके सामने बात की। उसके अलावा जो है इंडस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइक अगर सैक्रोमाइसिस सेरिवेशियाई की बात करते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज बेकर्स यीस्ट, तो इससे हमें अल्कोहलिक बिवरेजेस भी मिलती हैं। और अगर बात करें अल्कोहलिक बिवरेजेस की, तो कंसनट्रेशन के बेस पर वो डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। लाइक अगर विदाउट डिस्टिलेशन, मतलब जिसमें अल्कोहल की कंसनट्रेशन कम होती है, दैट इज़ वाइन एंड बियर। और अगर बात करते हैं रम की, तो सॉरी, मोर कंसनट्रेटेड अल्कोहलिक ड्रिंक्स की, तो उसमें आती है विस्की, ब्रांडी और रम। ये सब जो है, ये सब हमें बैक्टीरिया से मिलते हैं, दैट इज़ सैक्रोमाइसिस सेरिवेशियाई। उसके अलावा नेक्स्ट जो फंजाई होती है, दैट इज़ पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम जो है उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है अगर मेडिसिन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, क्योंकि पेनिसिलियम जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले डिस्कवर की थी, और ये एक ऐसी एंटीबायोटिक थी
जो सेरेंडिपिटली डिस्कवर हुई थी, मतलब जो बाय चांस डिस्कवर हुई थी। हुआ कुछ ऐसा था कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, वो जब काम कर रहे थे अपनी लैब में, तो उन्होंने देखा कि कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो इस फंगस के आसपास ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। मतलब पेनिसिलियम के आसपास कुछ फंगस की ग्रोथ नहीं हुई, कुछ बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हुई है। तब उन्हें ये इस चीज़ का पता चला कि जो ये पेनिसिलियम है, ये एक ऐसी फंगस है जो बायोटिक जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट है, उनकी लाइफ के अगेंस्ट है, तो इसीलिए उसको एंटीबायोटिक का उन्होंने नाम दिया था। और ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी पेनिसिलियम की। उसके बाद 1945 में अ, इनको अवार्ड भी किया गया था, नोबेल प्राइज़ इनको दिया गया था। बट इनके साथ साथ ही इसको एक इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक का जो नाम, इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक के तौर पर जो डिस्कवर किया गया था, वो चेन एंड फ्लोरे ने किया था। तो इन तीनों साइंटिस्ट को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे को, इन तीनों को 1945 में नोबेल प्राइज़ से रिवॉर्ड किया गया था। तो ये तो जो थे बैक्टीरिया, ये सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने में इन्होंने हेल्प की। उसके अलावा भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो काफ़ी अलग इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट देते हैं। लाइक अगर ऑर्गेनिक एसिड की बात करते हैं जो हमें माइक्रोब से मिलते हैं, तो उसमें आता है जैसे कि अगर मैं एस्परगिलस नाइजर की बात करती हूँ, विच इज़ अ फंगस, ये हमें देती है सिट्रिक एसिड, जो कि सोर होता है टेस्ट में। उसके अलावा एसिटोबैक्टर एसिटाई की अगर बात करते हैं तो इससे हमें एसिटिक एसिड मिलता है, विच इज़ नॉन एज विनेगर, जो हमारे घर में मोस्टली होता है। तो विनेगर, एसिटिक एसिड, ये भी हमें एसिटोबैक्टर एसिटाई से मिलता है। उसके अलावा क्लस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिशियम, तो इससे हमें ब्यूटायरिक एसिड मिलता है। और अगर लैक्टोबैसिलस की बात करते हैं तो इससे हमें लैक्टिक एसिड मिलता है। तो ये चारों जो बैक्टीरिया हैं, एस्परजिलस नाइजर, एसिटोबैक्टर एसिटाई, क्लस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिशियम और लैक्टोबैसिलस, इन सब से हमें ऑर्गेनिक एसिड्स मिलते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंडस्ट्रीज़ के अगर अंदर बात करते हैं, या घर में भी बहुत इंपॉर्टेंट काम के यूज़ होते हैं। कुछ एंजाइम भी हमें बैक्टीरिया, माइक्रोब से मिलते हैं। लाइक अगर एस्परगिलस की बात करें तो एस्परजिलस से हमें एंजाइम मिलते हैं पैक्टिनेज और प्रोटीएज। पैक्टिनेज और प्रोटीएज जो है बॉटल क्लियरिंग में बहुत हेल्प करते हैं, बॉटल जूस क्लियरिंग में बहुत हेल्प करते हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं घर पे, अगर हम किसी तरह का जूस बनाते हैं और अगर हम कोई शॉप से जूस लेकर के आते हैं, तो आप देख सकते हो कि जो घर का जूस होता है उसमें फाइबर्स होते हैं। तो अगर हम इंडस्ट्रीज़ में या शॉप से जो बॉटल लेके आते हैं, तो उनमें एस्परजिलस ऑलरेडी होता है, जो कि पैक्टिनेज का काम करता है, एक एंजाइम का, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो उनमें जो फाइबर होते हैं वो वहाँ पर नहीं होंगे, इसलिए वो बॉटल जूस क्लियरिंग में हेल्प करते हैं। एस्परजिलस से लाइपेज मिलता है, जो कि जिससे कि डिटर्जेंट में यूज़ लाया जा सकता है। उसके अलावा लाइपेज जो है वो मतलब लिपिड के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। उसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस से हमें स्ट्रेप्टोकाइनेज मिलता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक बहुत अच्छा एंजाइम होता है जो कि क्लॉट बस्टर में हेल्प करता है। क्लॉट बस्टर मतलब अगर कुछ लोग होते हैं जिनको मायोकार्डियल इन्फाक्शन की वजह से क्लॉट बन जाते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, तो उनको रिमूव करने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस दिया जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया जाता है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है और ब्लड क्लॉट को रिमूव करने के लिए ये हेल्प करता है। और अगर ब्लड क्लॉट ही रिमूव हो जाता है तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, जो कि हार्ट अटैक को लीड करता है। तो इसीलिए हार्ट अटैक से बचने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज को दिया जाता है, ताकि ब्लड वेसल्स में से जो क्लॉट हैं उनको रिमूव किया जा सके। उसके अलावा कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं जो माइक्रोब से हमें मिलते हैं। लाइक अगर ट्राइकोडर्मा है, एक माइक्रोब है जिससे ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, विच इज़ अ फंगस, तो इससे हमें एक प्रोडक्ट मिलता है विच इज़ साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन जो है वो एक इम्यूनोसप्रेसिव की तरह काम करता है। इम्यूनोसप्रेसिव का मतलब जब कोई ह्यूमन जो है, कोई पेशेंट होता है, वो किसी तरह का ट्रांसप्लांट करवाता है, लाइक अगर वो किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करवाता है, तो उसके बाद उसे लाइफ टाइम कुछ इम्यूनोसप्रेसिव की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है वो किसी भी फॉरेन पार्टिकल को रिजेक्ट करती है। उस इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए हमें साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है, विच इज़ अ इम्यूनोसप्रेसिव। ये हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है, ताकि फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन जो टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर आता है, किसी पेशेंट के अंदर आता है, उसको रिमूव या उसको रिजेक्ट ना किया जाए। तो इसलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद ये दिया जाता है। उसके अलावा एक है मोनास्कस परप्यूरिस। मोनास्कस परप्यूरिस से हमें प्रोडक्ट मिलता है विच इज़ स्टैटिन। स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल को हेल्प करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में हेल्प करता है। मतलब हमारी बॉडी में स्टैटिन जो है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम करता है। जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बन जाता है, तो उस कोलेस्ट्रॉल बनाने वाली मैकेनिज्म के लिए एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह स्टैटिन काम करता है, और ये उसको वहीं पर रोक देता है, और जिससे कोलेस्ट्रॉल की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू नहीं रह पाती, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह वहाँ पर काम करता है। तो ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके अलावा कुछ बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह भी ये काम करता है। मतलब पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं, अगर हम ऑर्गेनिक ना अगर हम केमिकल यूज़ करते हैं तो उससे फर्टिलिटी बहुत रिड्यूस हो जाती है। उसके अलावा उसके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो इसीलिए बायो पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं, ताकि बायो कंट्रोल एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं ताकि इससे किसी तरह का कोई हार्म ना हो और एनवायरनमेंट की स्टेबिलिटी कंटिन्यू रह सके। तो इसमें कुछ एग्जांपल आते हैं, लाइक बेसलेस ट्रांसजेनेसिस, जो कि बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इससे बीटी क्रॉप बनाई जाती हैं, क्योंकि इसका जो टॉक्सिन होता है वो, इसको इंसेक्टिसाइड की तरह यूज़ करते हैं बाय बेसलेस ट्रांसजेनेसिस को, क्योंकि इसका जो टॉक्सिन होता है, इससे एक टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, वो इंसेक्ट की गट में चला जाता है और वहाँ पर एल्केलाइन कंडीशन में ये टॉक्सिन जो है रिलीज़ हो जाता है और इससे इंसेक्ट्स जो है मर जाते हैं। बट ये एक पर्टिकुलर इंसेक्ट को ही टारगेट करता है, लाइक कैटरपिलर्स। तो इस तरीके से ये दूसरे इंसेक्ट्स को हार्म नहीं करता है, ना ही ये क्रॉप को हार्म करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इससे बेटी कॉटन, ये बहुत सारी ऐसी क्रॉप प्रोड्यूस हो चुके हैं। न्यूक्लियोपोली हाइड्रोवायरस जो है इंसेक्ट पर और अदर आर्थ्रोपोड्स पर भी अटैक करता है। उसके अलावा ट्राइकोडर्मा फंगस जो होती है वो सोयल प्लांट की रूट में एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्लांट की रूट में ये रहता है बैक्टीरिया, और ये पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है रूट को, प्लांट की। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सॉइल के अंदर रहते हैं एरोबिकली और एनारोबिकली, और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। उसके अलावा कुछ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है दोनों में, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। और कुछ सॉइल से फॉस्फोरस और अनदर इंपॉर्टेंट मिनरल जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, लाइक राइजोबियम हो गया। राइजोबियम सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। एजोस्पाइरिलियम, एजिटोबैक्टर, ये दोनों फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। उसके अलावा एनाबिना नोस्टोकोसिलेटोरिया, ये साइनोबैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं सॉइल के अंदर और उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। उसके अलावा ये राइस के फील्ड में भी बायो फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करते हैं। ग्लोमस जो है वो माइकोराइजा का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और एंडोमाइकोराइजा और एक्टोमाइकोराइजा ये दोनों ही ग्लोमस को फॉर्म करते हैं। ये फंजाई का एक ग्रुप होता है और ये भी फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करता है। उसके अलावा बायोगैस प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बैक्टीरिया। बायोगैस का मेन जो कंपोनेंट होता है वो मीथेन होता है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ ट्रेसेस में हाइड्रोजन सल्फाइड भी होते हैं। और मिथेनोजन बैक्टीरिया इसको प्रोवाइड करवाते हैं गैसेस को, माइक्रोब्स इसमें हेल्प करते हैं, जो दैट इज़ मिथेनोबैक्टीरियम। और ये जो टेक्निक है बायोगैस प्रोडक्शन की, सबसे पहले डेवलप की थी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज़ IARI, एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो इन्होंने ये सबसे पहले डेवलप की थी। तो ये सब जो थी, ये लिस्ट थी पूरी की पूरी बायोगैस माइक्रोब्स के बारे में, उनके यूज़फुल प्रोडक्ट्स के बारे में। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू फ्रेंड्स।